हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पिछली क्लास में हम लोगों ने इंग्लिश का सिलेबस और इंग्लिश सीखना शुरू कैसे करना है जिससे आपका इंग्लिश का सबकॉन्शियस माइंड क्रिएट हो पाए। जब तक सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी न हो तब तक आपको इंग्लिश कठिन लगेगा। इसके बारे में हम लोगों ने पार्ट 1 में अच्छे से बात कर लिया है। आज से हम लोग यहाँ इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये जो आपका ए ई आई ओ यू है, यही वॉवल क्यों होता है? या वॉवल एंड कॉन्सोनेंट की क्या उपयोगिता है इंग्लिश सीखने के लिए? दूसरा प्रश्न, क्या अल्फाबेट एंड लेटर एक ही होते हैं और इनको उच्चारित करने के लिए हमें साउंड की जरूरत होती है? तो वाउल एंड कॉन्सोनेंट से मिलकर कितने प्रकार के साउंड बनते हैं? तीसरा प्रश्न, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि जो आपके सेंटेंस हैं 5 प्रकार के होते हैं, कुछ कहते हैं 8, कुछ कहते हैं 3, लेकिन वस्तुतः जो आपके सेंटेंस हैं केवल 2 प्रकार के होते हैं। इसे हम लोग आगे अच्छे से सीखेंगे। आप एक कहावत सुने होंगे, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो ये जो सेंटेंस फॉर्मेशन नाम का घड़ा है, ये कैसे भरेगा या आप इसे अच्छे से कैसे सीखेंगे? जब तक आप छोटी छोटी बातों को बेहतर ढंग से नहीं सीखेंगे तब तक आप इसे अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। तो इसके लिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट पॉइंट में इंपॉर्टेंस ऑफ वाउल एंड कॉन्सोनेंट। दूसरे पॉइंट पे हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन अल्फाबेट एंड लेटर। तीसरे पॉइंट पे हम लोग कवर करेंगे छोटी छोटी बातें, वर्ड, फ्रेज, इडियम एंड सेंटेंसेस। ओके, वैसे तो ये क्लास सबके लिए जरूरी है, लेकिन जो अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया है उसके लिए ये क्लास बेहद जरूरी है। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने बात किया है लैंग्वेज, क्योंकि इंग्लिश एक क्या है? लैंग्वेज है। और जो भाषा है वो हर भाषा का एक अल्फाबेट होता है, ठीक? अल्फाबेट को हिंदी में कहते हैं आप वर्णमाला, वर्णों से बना हुआ माला। वर्ड को आप कहते हैं अक्षर। तो अब आप इसे अक्षर माला भी कह सकते हैं। तो जो इंग्लिश का अक्षर है वो कितने होते हैं? 26 लेटर्स, ठीक है? जो आपका ए है, बी है, सी है, डी है, ऐसे पूरे सिंबल के ग्रुप को आप कहते हैं अल्फाबेट, ठीक है? ए क्या है? लेटर है, लेकिन पूरा ग्रुप क्या है? 26 लेटर अल्फाबेट है। शायद आप डिफरेंस समझ गए होंगे। अब क्या होता है कि जैसे हम लेटर डिसाइड करते हैं उसके बाद इनको उच्चारित करने के लिए हमें चाहिए होता है साउंड। और जो आपका साउंड है, जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो इसको देखो, हमने एक शब्द लेते हैं अभी, तो अ जब हम बोल रहे हैं तो देखो ये डायरेक्ट गले से निकल रहा है। और जब हम भी बोल रहे हैं तो देखो हम क्या कर रहे हैं, मेरे लिप्स सट रहे हैं, जीभ हल्का सा टर्न हो रहे, अभी, ठीक है? तो जो आवाज आपके गले से निकलता है, हमारा जो हिंदी का वावल होता है, क्या है? आ आ ए ए, ये सब होता है। तो इसके लिए एक मंत्र है ओम। देखो इसके अंदर ये सारा कुछ आ जाता है, ठीक है? तो ये गले से निकलता है, ठीक है? और जो गले से निकलता है, जो आपके वोकल कार्ड से निकलता है, उसे आप कहते हैं वाउल साउंड, ठीक है? और जो आपके अन्य बॉडी पार्ट्स की सहायता से आवाज निकलती है उसे कहते हैं आप कॉन्सोनेंट, ठीक है? अतः ऐसे लेटर जो आपके डायरेक्ट गले से निकलते हैं वो है आपके ए, ई, आई, ओ और आपका यू। और जो अन्य बॉडी पार्ट्स की सहायता से निकलते हैं वो क्या क्या हैं आपके? बी, सी, डी एक्सेट्रा।
अब हम लोग समझते हैं कि वाउल एंड कॉन्सोनेंट की सहायता से कितने प्रकार के साउंड क्रिएट होते हैं। आप कुछ शब्दों को देखिए, जैसे आर्म, एक्ट, डॉक्टर, ओपिनियन, अम्ब्रेला, यूनिवर्सिटी, पिग, नाइट, देखिए इसे अच्छे से समझिए। देखिए यहां ए का मतलब क्या है, आर्म, यहां ए का मतलब क्या है, एक्ट, यहां ओ का मतलब क्या है, डॉक्टर, और इस ओ का मतलब क्या हो रहा है, अ। ठीक है, इस ओ का मतलब क्या है, ओ। यहां यू का मतलब क्या है, अम्ब्रेला, अ। अब देखो यूनिवर्सिटी, यहां यू का मतलब क्या है, यू, यहां आई का मतलब क्या है, ई, पिग, यहां आई का मतलब क्या है, आई। आप समझ पा रहे होंगे कि यही वाउल हैं, ए ई आई ओ यू ही हैं, लेकिन इनका साउंड अलग अलग हो रहा है। तो वाउल एंड कॉन्सोनेंट से कुल मिलाकर के 44 साउंड बनते हैं। ठीक है, ये आप अच्छे से नोट करके लिख लेंगे। किसी किसी एग्जाम में स्पेलिंग टेस्ट से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, वहाँ या स्पोकन क्लास में हम लोग इसको और अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब ये कवर करते हैं कि हम वाउल एंड कॉन्सोनेंट पढ़ते क्यों हैं। आप मुझे कोई ऐसा शब्द बताइए कि जो बिना वाउल के बना हो। कोई भी शब्द नहीं है। आप कहेंगे सर क्राई, तो देखो क्राई में वाई, आप कहेंगे ये वॉवेल नहीं है। तो आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो आपका डब्ल्यू और वाई है, इसे आप सेमी वाउल कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी शब्द बिना वाउल के नहीं बनता है। ठीक है, अब यहीं पे मैं एक मुख्य बात आपको बताता हूं। ये जो आपका साउंड है, एक गले से निकल रहा है और एक आपके अन्य बॉडी पार्ट्स की सहायता से निकल रहा है। तो इसी के बिहाफ पे हम लोग जब आर्टिकल लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं, हिंदी वावल के अनुसार। लेकिन थोड़ा सा आप कवर करिए कि जो अंग्रेज है वो कैसे आर्टिकल लगाते होंगे। उनके लिए तो ये वावल हिंदी का नहीं है, आ ई ये सब। तो वे आर्टिकल कैसे प्लेस करते हैं, साउंड के आधार पे। यदि साउंड आपके गले से निकल रहा है तो वो क्या कहलाता है, वाउल साइन। तो इसके लिए आप लगाएंगे क्या, एन। और यदि आप अन्य बॉडी पार्ट्स से कोई वर्ड निकल रहा है या लेटर निकल रहा है तो क्या करेंगे, आप उसे कॉन्सोनेंट कहेंगे और उसके पहले क्या लगाएंगे, आप ए लगाएंगे। बात ठीक है। चलिए अब एक बात और है कि जैसे ही अब इसको हम क्लियर करते हैं तो यहां से क्या बन जाता है, वर्ड की बात आ जाती है, शब्द की बात आ जाती है। तो जो आपके शब्द हैं क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज कंप्लीट सेंस। इसी को हम कम शब्दों में लिख सकते हैं, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। ठीक, अब बात समझिए आप, ये मीनिंगफुल का मतलब क्या है। ग्रुप ऑफ लेटर्स तो समझ में आ रहा है। मान लीजिए कि हमने ए बी और सी लिया। ग्रुप ऑफ लेटर्स, जो ये लेटर है इनके ग्रुप को, जैसे हम ग्रुप बनाते हैं इनका, ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, ठीक ना। तो इनके ग्रुप को क्या कहते हैं आप, शब्द कहते हैं। लेकिन मीनिंगफुल होना चाहिए।
वो जो ग्रुप है मीनिंगफुल होना चाहिए, मतलब उसका कोई न कोई अर्थ निकलना चाहिए। मतलब जैसे कि हमने ABC लिखा तो इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। BCA लिखा, इसका कोई मतलब नहीं है, तो ये वर्ड नहीं कहलाएंगे। लेकिन CAB कैब, कैब का मतलब क्या होता है आप जानते हैं अच्छे से, टैक्सी, ठीक है। तो ये जो आपका टैक्सी है, एक इसका मतलब निकल रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका वर्ड कहलाएगा। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे ही आप वर्ड समझते हैं, वर्ड की हिंदी क्या होती है, शब्द, शब्दों से मिलकर क्या बनता है, आपका वाक्य बनता है, ठीक है। तो शब्दों को बेहतर ढंग से जब आप समझेंगे तभी आप सेंटेंस का फॉर्मेशन कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें क्या कवर करना पड़ता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसमें एक एक शब्द के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, ठीक ना। क्या होता है ये, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ओके, इसको हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं इसके आगे। अभी हमने कहा कि शब्दों से मिलकर क्या बनता है, वाक्य बनता है, ठीक ना। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज इट्स ओन कंप्लीट सेंस, शब्दों का ऐसा समूह जिसका निश्चित अर्थ निकलता हो। तो इसे छोटे में लिखेंगे हम लोग, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ words is called sentence। अर्थपूर्ण शब्दों का समूह क्या कहलाता है, आपका वाक्य कहलाता है। अर्थपूर्ण, उसका अर्थ निकलना चाहिए, शब्दों का समूह तो हो लेकिन उसका अर्थ भी निकलना चाहिए। देखिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहला, मुझे उबाल कर चाय दो। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, रिश्तेदारों को काट कर सेब दो। देखो इसको पढ़िए, ये एक शब्द है, उबाल कर एक शब्द है, चाय शब्द है, दो शब्द है, ठीक ना। तो ये शब्दों से मिलकर बन रहा, वाक्य कहलाना चाहिए, लेकिन ये वाक्य नहीं है। क्यों नहीं है, देखो इसका क्योंकि अर्थ नहीं निकल रहा। मुझे उबाल कर चाय दो, पहले मुझे उबाल दो फिर मुझे चाय दो, सही लग रहा, बिल्कुल गलत है। इसी प्रकार रिश्तेदारों को काट कर, पहले रिश्तेदारों को काट दो फिर सेब दो, सही लग रहा। इनका सेंस सही नहीं है। अगर सेंस सही नहीं रहेगा, उसका अर्थ सही नहीं रहेगा, तो वाक्य नहीं कहलाएगा। मतलब मीनिंगफुल का मतलब आप समझ गए होंगे कि मीनिंगफुल होना चाहिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए, उसका अर्थ भी होना चाहिए। बात ठीक है। तो जो आपका सेंटेंस होता है, ठीक ना, पिछली क्लास में हमने कहा था कि जो इंग्लिश का बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो होता है आपका सब्जेक्ट प्लस आपका वर्ब और प्लस आपका ऑब्जेक्ट। यदि आपको याद हो तो हमने कहा था इसी स्ट्रक्चर को, ये सेंटेंस का भी स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये जो सेंटेंस इसे कहते हैं वाक्य, और ये जो वाक्य है ये आपका दो प्रकार का होता है। क्या, बेसिस ऑन फंक्शन, इसको आप मीनिंग भी कह सकते हैं, कार्य के आधार पे या अर्थ के आधार पे, ठीक ना। दूसरा बेसिस ऑन स्ट्रक्चर, बेसिस ऑन स्ट्रक्चर, ठीक है, संरचना के आधार पे। तो जो बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर है वो होता है आपका सिंपल सेंटेंस, दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा होता है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखिए ये जो बेसिस ऑन फंक्शन है, इसमें पहला होता है आपका असर्टिव, इसे आप बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, इसी को कहा जाता है डिक्लेरेटिव, ठीक। और ये जो दूसरा है आपका कहा जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये जो आपका तीसरा है ये है आपका इंपरेटिव,
चौथा आपका है क्या, ऑप्टेटिव, और पांचवा आपका क्या है, एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, देखो अभी हम इसको यहां एक्सप्लेन करेंगे तो ये बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, आगे की वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे। कुछ बातें यहां हम कवर कर लेते हैं। जैसे ये आप सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे, तो इसके लिए मुझे क्लॉज चाहिए होता है। यहां समझिए, ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस का टाइप है। पीछे की क्लास में हमने ये कहा था, ये सेंटेंस के दो भाग होते हैं। पहला भाग सब्जेक्ट कहलाता है और दूसरा भाग कहलाता है आपका प्रेडिकेट। ये सब्जेक्ट है, इसके बाद वाला पार्ट क्या कहलाएगा, आपका प्रेडिकेट। तो ये सेंटेंस का भाग है। ठीक है, कुछ लोग भाग और प्रकार में अंतर नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, ये टाइप्स है, ये आपका पार्ट है। यहां से क्या निकलेगा, आपका क्लॉज, जिसे आप कहते हैं उपवाक्य। ठीक है, चलिए अभी हम लोगों ने सेंटेंस के बारे में सीखा। सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं वाक्य। एक होता है आपका वाक्यांश। ठीक है, अब वाक्यांश क्या होता है, इसे इंग्लिश में कहते हैं फ्रेज। फ्रेज जो आपका है, फ्रेज की डेफिनेशन ये होती है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग। ठीक है, शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ न हो। जैसे मैं कह दूं राजू एंड रमेश। देखिए, राजू और रमेश दोनों व्यक्ति साथ साथ हैं, लेकिन ये किस लिए साथ में हैं, ये बात क्लियर नहीं है। ये दोनों ये दोनों एक वाक्य का पार्ट हो सकते हैं, लेकिन इनका पूरा अर्थ नहीं है, इसलिए क्या कहलाएंगे, आपके फ्रेज। जैसे हम कहते हैं इन द पार्क। ठीक है, तो अब देखो, पार्क में स्थान आपका क्लियर हो रहा है, कुछ अर्थ निकल रहा, लेकिन पार्क में क्या हो रहा है कुछ भी पता नहीं है, पूरा अर्थ नहीं निकल रहा, इसलिए क्या कहलाएंगे, ये फ्रेज कहलाएंगे। ठीक है, जैसे हम कहते हैं अ प्रूवन फैक्ट, प्रमाणित तथ्य। ये एक वाक्य का पार्ट हो सकता है, लेकिन इससे इसका मतलब थोड़ा सा निकल रहा है, अप्रूवन फैक्ट, प्रमाणित तथ्य। ठीक है, लेकिन इसका पूरा का पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है कि इसका काम क्या है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, आपके फ्रेज कहलाएंगे। तो जो आपके फ्रेज होते हैं वो आपके वस्तुतः 3 प्रकार के होते हैं, होते तो और हैं। ठीक ना, और ये ज़्यादा जरूरी नहीं है। यदि आप कहेंगे कि इसे और अच्छे से सीखना है तो इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। इडियम, ठीक ना, ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद हिडन मीनिंग। ठीक है, शब्दों का ऐसा समूह जिसका छिपा हुआ अर्थ हो। जैसे डास्क हार्श। ठीक, आप एक गाना सुने होंगे, तू निकला छुपा रुस्तम, मतलब तू सामने कुछ और है, पीछे कुछ और है। ठीक है, मतलब ये जो डास्क हार्स है इसके पीछे अर्थ छिपा हुआ है। ठीक है, हमने कहा ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद हिडन मीनिंग, है ना, जिसका छिपा हुआ अर्थ हो। जैसे एन एप्पल ऑफ वंस आई, ये क्या होता है,
किसी के आंखों का तारा होना, किसी को बहुत प्रिय होना। ठीक है, तो देखो इसके पीछे अर्थ छिपा हुआ है। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे आप? इडियम। ठीक है, देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इडियम्स एंड फ्रेजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हम आगे क्लास में बेहतर ढंग से कवर करेंगे। ओके, इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश इजीली, subscribe the channel for new videos notification, and for my motivation hit the like button. See you in next video. Thanks for watching.